मेनली दो तरीके के लॉ हैं जो हम आप पढ़ते हैं अभी। इनका क्लासिफिकेशन जो है वो एक सब्सटेंटिव लॉ का है और दूसरा जो है वो प्रोसीजरल लॉ का है। ये जो प्रोसीजरल लॉ है इसे एडजेक्टिव लॉ भी बोला जाता है। सब्सटेंटिव लॉ और सब्सटेंटिव में भी हम जो पढ़ रहे हैं वो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ। तो बीएनएसएस के पहले जो प्रोसीजर डील करता था वो सीआरपीसी 1973 थी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। 1973 के पहले 1898, 1890 के पहले 1861। हिस्टोरिकली आप देखोगे तब मेजर पार्ट जो है वो सीआरपीसी का वो इनकारपोरेट किया गया है बीएनएसएस में। मेजॉरिटी प्रोविजन जो है वो इंक्लूड किए गए और कुछ नए प्रोविजंस जो हैं वो यहाँ पे इनकारपोरेट किए गए हैं in order to maintain the technicalities and incorporations of the science and technology and to just cope up with the modern form of a crime। यानी जो नए तरीके के अपराध हैं उन्हें टैकल करने के लिए उन प्रोसीजर्स को इनकारपोरेट करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शामिल करना, समय के साथ साथ उन समस्याओं का निराकरण करना, उन अपराधों को फेस करने के लिए कुछ प्रोविजंस जो हैं वो इनकारपोरेट किए गए हैं इसमें। यहाँ एडजेक्टिव लॉ इसे क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज नोन एज एडजेक्टिव लॉ आर अ प्रोसीजरल लॉ? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर। ये एक मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू रेमेडी को गेन किया जा सकता है। प्रोसीजरल लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है। प्रोसीजरल लॉ जो इंटरप्रेट किया जाता है वो लिबरली किया जाता है। और सब्सटेंटिव लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है। तो यहाँ पे यदि हम बीएनएसएस की बात करें तो बीएनएसएस को जो इंटरप्रेट किया जाएगा वो लिबरली किया जाएगा। और इसे इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सब्सटेंटिव लॉ को इफेक्टिव बनाए और उसे वर्केबल करे। सब्सटेंटिव लॉ को इफेक्टिव बनाना है। किसी भी सब्सटेंटिव लॉ की इफिकेसी जो होती है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि यदि आपका प्रोसीजरल लॉ इफेक्टिव नहीं है तो सब्सटेंटिव लॉ आपका कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी इफेक्टिव हो, वो वर्थलेस हो जाएगा। इसका मतलब है कि
सब्सटैंटिव लॉ को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रोसीजरल लॉ इफेक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब उसका मैकेनिज्म, उसका प्रोसीजर, उसकी इफेक्टिविटी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बिली इस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। बिली स्लैनी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये बता रहे हैं कि प्रोसीजर लॉ डीलिंग विद द mechanisms or a provisions which provides the machinery. Procedural law or adjective law which provides the machinery, and it should be construed liberally so as to make the substantive law effective. सब्सटैंटिव लॉ को इफेक्टिव बनाने के लिए इसके इसे लिबरली कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों किया जाना चाहिए? जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में यह बताया जा रहा है कि the quality of the nation's civilization can be largely measured by the method it's a use in the enforcement of the criminal law। किसी भी राष्ट्र के सिविलाइजेशन को पता करना है, उसकी क्वालिटी को पता करना है, तो उस राष्ट्र में प्रयुक्त होने वाले क्रिमिनल लॉ के इन्फोर्समेंट से आप पता लगा सकते हो। तो व्हाट द प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड बाय द नेशंस, वहां से आपको पता चल जाएगा कि वो कितने सिविलाइज्ड लोग हैं। अभी कहीं किसी ने अपराध किया है और चोरी किया है, उस चोरी करने में उसका हाथ काट ले रहे हो, ये एक प्रोसीजर है आपके यहाँ पनिशमेंट देने का। यदि किसी व्यक्ति ने कोई ब्लास्फेमी करा हुआ है, रिलीजन के अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया है, तो उसे पिलर में बांध करके पेल्टिंग करते हो, पत्थर से मार डालते हैं। तो इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पनिशमेंट, बट द प्रोसीजर ऑफ द पनिशमेंट इज नॉट अ सिविलाइज्ड। कोई आधा किलो कम तौल दिया तो आधा किलो उसके शरीर से मांस निकाल लेंगे। ये भी एक तरीका है पनिशमेंट का, लेकिन ये एक सभ्य समाज का पनिशमेंट का तरीका नहीं। तो जोगिंदर की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको किसी नेशन के सिविलाइजेशन को समझना है, तो वहां उसके इन्फोर्समेंट, क्रिमिनल लॉ के इन्फोर्समेंट की मैकेनिज्म क्या है, किस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है, ये देख करके आप पता लगा सकते हो। तो द क्वालिटी ऑफ द नेशंस सिविलाइजेशन कैन बी लार्जली मेजर्ड by the methods it's used in the enforcement of the criminal law। क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इफेक्टिव होना चाहिए, क्यों लिबरली किया जाना चाहिए, सिविलाइजेशन के लिए क्या आवश्यकता है? सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसीजरल लॉ? तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है कैन बी मेड इफेक्टिव बाय इनेक्टिंग द प्रॉपर सब्सटैंटिव लॉ एज वेल एज द प्रोसीजरल लॉ। और इसकी जो इफिकेसी है सब्सटैंटिव लॉ की, वो बेस करती है आपके प्रोसीजरल लॉ पे। और इसीलिए प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंटिव लॉ एक दूसरे के पूरक होते हैं।
और ये कहा जाता है कि प्रोसीजरल लॉ वो है जो सब्सटेंटिव लॉ में जान फूकते हैं, विच पुट्स लाइफ इनटू दिस सब्सटेंटिव लॉ। जैसे कहते हैं कि न्यायालय जो होता है वो विधिक शब्दों में लाइफ देता है। ये रियलिस्टिक स्कूल का मानना है कि विधि के शब्दों में जो जान देता है वो है जुडिशरी। इसका मतलब एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ लिखा हुआ है, वो निर्जीव जैसा है, लेकिन उसे जो इफेक्टिव बनाता है वो वर्ड्स ऑफ द कोर्ट है, जुडिशरी है। जब वो उसे उसमें जान भर देते हैं तो उसका प्रभाव आ जाता है। उसी तरीके से ये कह रहा है कि यदि आप प्रोसीजरल लॉ को देखोगे तो ये सब्सटेंटिव लॉ में लाइफ देता है। इसका मतलब आप कितना भी स्ट्रांग, कितना भी हार्श, कितना भी इफेक्टिव सब्सटेंटिव लॉ बना लो, यदि आपका प्रोसीजरल नहीं है इफेक्टिव, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो सामान्यतया प्रोसीजरल लॉ जो है वो मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। प्रोसीजरल लॉ जो है उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होता है। प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो सब्सटेंटिव लॉ का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। प्रोसीजरल लॉ जो होता है वो इफेक्टिव बनाता है सब्सटेंटिव लॉ को। ये प्रोसीजरल लॉ जो है वो इनकारपोरेट किया गया आपके यहाँ बीएनएसएस के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। जैसे 1 जुलाई 2024 में इन्फोर्स किया गया, केम इनटू द एग्जिस्टेंस। मैं आपको बीएनएसएस पढ़ाते समय भी बताया था, बीएसए भी पढ़ाते समय बताया था। यहाँ पे न्यू क्रिमिनल लॉ लाने का जो पर्पस था बेसिकली वो ये था कि नई परिस्थितियों से, नई चुनौतियों से, नए तरीके के अपराधों से निपटना था। क्योंकि फॉर्म एंड फैसेट्स ऑफ द ऑफेंस जो हैं वो लगातार बदल रहे हैं। जो भी उनके प्रारूप हैं, जो भी उन्हें बदला जा रहा है, तो उन्हें कोप अप करना है। इसका मतलब टेक्नोलॉजी का इनकारपोरेशन करना है। जो नए तरीके के अपराध हैं उन नए तरीके के अपराधों को टैकल करना है। जैसे डिजिटल ऑफेंस हो गया, साइबर क्राइम आपका बढ़ रहा है, फॉरेंसिक एविडेंसेस को इनकारपोरेट करना है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को डिप्लॉय करना है। क्योंकि ये जो लॉ था वो इंग्लिश लॉ है। जिस समय सीआरपीसी आपकी 1898 बनाई जा रही है, 1861 बनाया जा रहा है, ये अंग्रेजों के जमाने का कानून। ये कॉलोनियल एरा का जो लॉ था उसके पीछे का पर्पस और ऑब्जेक्टिव ये था कि एक्यूज्ड को पनिश करना है इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन अ सोसाइटी। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, एक्यूज को पनिश करना है। और यहां पे इनका कोई कंसर्न नहीं था कि विक्टिम जो है उसे जस्टिस मिले या ना मिले, क्योंकि वो राज्य जो है उस समय वो पुलिस स्टेट राज्य है। दे जस्ट वांटेड टू मेक द लॉ एंड ऑर्डर। दे हैड नथिंग वरी अबाउट द जस्टिस ऑफ द विक्टिम। लेकिन आज की डेट में संविधान लागू होने के बाद से, वेलफेयरिज्म को इनकारपोरेट करने के बाद से, विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए। जो वल्नरेबल हैं उन्हें जस्टिस मिले।
जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उन्हें न्याय भी मिलना है। इसके लिए नए प्रोविजन को इनकारपोरेट करा गया, जो कि संभव नहीं था कि अमेंडमेंट कर करके, पैचअप वर्क करके किया जाए। इसीलिए इसको ओवरहॉल किया गया, इस चीज को मेंटेन किया गया। यहाँ नए तरीके के अपराध जो सब्सटैंटिव लॉ में इनकॉर्पोरेट करे गए, उनसे ट्यून करना है, ये पर्पज है। पूरा जो बीएनएसएस है, उसकी जो स्कीम है, वो डिवाइडेड है 531 और 39 चैप्टर्स। अब ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ आने वाले हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है, इन्हें आपको देखना है। चैप्टर जो है वो 39 है, और टोटल जो सेक्शंस हैं वो आपके 531। 39 चैप्टर्स एंड 531। और ये दो शेड्यूल में बटे हुए हैं। फर्स्ट शेड्यूल और दूसरा जो है वो सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल इन्हें याद रखना है। 39, पहले जो था वो 37 थे, 484 धारा थी। अब जो है यहां जुड़ गया है, ये आ गया 39, एंड दिस वन इज 531। फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल। और यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल है वो एज सच है, जो पहले आपके सीआरपीसी में बताया गया था। यानी कॉलम जो है वो 6 कॉलम है आपके पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो है ये बात करता है फॉर्म नंबर की। तो ये फॉर्म नंबर जो है वो आपका, टोटल नंबर जो है वो 58 है। इन्हें भी ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने फॉर्म है? 58। और शेड्यूल 1 में कितने कॉलम है, कितनी बातें बताई गई हैं? तो 1 2 3 4 5 6। और ये कहां पे है आपका? ये फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल 6 कॉलम बता दिए गए। पहले में धारा है, दूसरे में अपराध है, तीसरे में दंड है, फिर ये संज्ञेय है या असंज्ञेय है, और फिर जमानती है या अजमानती है, और ये जो है
किस न्यायालय द्वारा विचारणीय है? 1 2 3 4 5 6। ये यहां पे बता दिया गया है। तो आईपीसी के अंतर्गत जो अपराध हुआ करते थे, सीआरपीसी में भी यही कॉलम दिया था। और सेम यहां पे है कि बीएनएसएस में जो ऑफेंस घटित होंगे वो आपके यहां पे बता दिया गया है कि वो जमानती होगा या अजमानती होगा, वो संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा, वो किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल होगा, ये बताया गया है। क्योंकि जब हम बीएनएस पढ़ते हैं तो बीएनएस में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑफेंस, whether it is available or not, whether it is a cognizable or not, by which court it is a ट्राइबल, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है। उसे आपको फाइंड आउट करना है तो फिर आपको आना पड़ेगा बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल के फोर्थ कॉलम में आओगे, उस अपराध के सामने। तब फिर आपको मिलेगा कि वो अपराध जो है वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ये आपको वहां से फाइंड आउट करना होगा। पांचवें कॉलम में जाओगे तो फिर ये पता चलेगा कि वो विलेबल है या नॉन विलेबल ऑफेंस है, तब आपको ये पता चलेगा। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि यदि मान लीजिए कि मर्डर देखना है आपको, मर्डर के लिए जो पनिशमेंट है आज की डेट में वो 103 है। तो धारा यहां पे कौन सी है आपकी? 103। अपराध कौन है यहां पे? तो वो है मर्डर का ऑफेंस। दंड इसके लिए क्या है, पनिशमेंट क्या है? तो कैपिटल पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है? तो सीधे सीधे लिखा हुआ है ये अपराध जो है वो संज्ञेय है। ये अपराध जमानती है या अजमानती है? तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि ये अजमानती है। अभी क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे सब। और फिर ये किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है? तो सिक्स्थ कॉलम में ये बता दिया गया है कि ये सेशन न्यायालय के द्वारा ये ट्राइबल है। सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय इसे ट्राई करेगा। इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन। आपको जाना कहाँ है? तो जाना है बीएनएसएस में, बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल में जाना है आपको। अब आपको यह देखना है कि मॉब लिंचिंग के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए यदि पनिशमेंट देखना है तो फिर क्या है, किस कोर्ट के द्वारा ट्राइबल है, क्या नेचर है उसका। तो ये 103 ये वन था और ये क्लॉज टू है। यहां कह रहा है कि अपराध कौन है, तो कह रहा है पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के द्वारा यदि कोई डेथ कॉज करी जा रही है। फिर क्या है? मृत्यु या आजीवन कारावास। अगेन कैसा है? कॉग्निजेबल है। कैसा है? नॉन वेलेबल है। कैसा है? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। कोई डाउट ही नहीं है यहां पे। इसका मतलब पूरे बीएनएस में जितने भी ऑफेंस रखे गए हैं उन सारे ऑफेंसेस की क्या प्रकृति होगी, वो किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय होंगे, उसका इस फर्स्ट शेड्यूल में यह बता दिया गया है। तो टोटल मैंने आपको बताया ये 39 चैप्टर्स हैं। 531 जो है वो सेक्शंस, टू शेड्यूल।
39, 531, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में 6 कॉलम। 6। ये है आपका शेड्यूल 2। ये जो शेड्यूल 2 है, ये फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। प्रारूप क्या होगा? जो भी फॉर्म आप सबमिट करोगे, इसका मतलब यदि आपको बॉन्ड भरवाना है, बॉन्ड फॉर द गुड बिहेवियर के लिए यदि आपको भरवाना है, तो उस बॉन्ड का फॉर्मेट क्या होगा? बॉन्ड जो है आपको पीस के लिए देना है, तो उसका क्या बिहेवियर होगा, उसका क्या प्रारूप होगा? कोई अटैचमेंट का ऑर्डर पास किया जाना है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो उसका क्या फॉर्मेट होगा? कोई प्रोक्लेमेशन किया जा रहा है, तो क्या होगा? यहां से बहुत क्वेश्चन बनता नहीं है, जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन दो चार इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ लेना चाहिए। तो टोटल नंबर जो याद रखना है वो आप याद रखिएगा, वो 58 है। और शेड्यूल 1 में दो पार्ट है। तो दिस वन इज अ फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड वन इज अ सेकेंड पार्ट। ये पार्ट 1 है, जिसमें 6 कॉलम मैंने आपको बताया। पार्ट 2 जो है, वो अदर जो ऑफेंसेस किए गए हैं, अदर लॉज में किए गए हैं, उनके बारे में प्रोविजन बता रहा है कि क्या प्रकृति होगी उनकी, कैसे होंगे वो। तो इसके लिए जो रूल है वो ये है कि पहले तो आप उस लॉ को फाइंड आउट करोगे। उस लॉ में यदि उसके नेचर को बता दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे डील करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा? पहली चीज क्या है? उसी लॉ में ही उसे डील करेंगे। जो अदर स्पेसिफिक लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ हैं, लोकल लॉज हैं, जो पेनल प्रोविजन रखते हैं, उनकी प्रकृति क्या होगी। तो यदि उस लॉ में बताया गया है कोई नेचर, तो उसी के अकॉर्डिंग डील करेंगे। जैसे मैं आपसे बताऊं, डाउरी प्रोविशन एक्ट, डीपीए 1961 का है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, यहां पे डिमांड ऑफ द डाउरी एंड गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द डाउरी, ये पनिशेबल ऑफेंस है। ये पनिशेबल है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है, ये स्पेसिफिक लॉ है। ये पनिशेबल ऑफेंस है। धारा 3 और 4 इसे अपराध घोषित करती है, और उसके लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करती है। और ये जो डाउरी की डिमांड की जा रही है, डाउरी को लिया और दिया जा रहा है, उसकी प्रकृति क्या होगी, अपराध कैसा होगा? संज्ञेय अपराध होगा या असंज्ञेय अपराध होगा? ये जमानती अपराध होगा या अजमानती अपराध होगा? ये कैसे देखा जाएगा? तो ये उसी अधिनियम में यदि कोई प्रावधान बताया गया है, तो उसी के हिसाब से डील करेंगे उसे। तो जब डाउरी प्रोविजन की धारा 8 पढ़ते हैं, तो धारा 8 में यह सीधे सीधे बता दिया गया है कि 3 और 4 के अंतर्गत, अर्थात डिमांड एंड गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द डाउरी के अंतर्गत यदि कोई अपराध किया गया है, तो वो अपराध आपका संज्ञेय होगा।
और वह अपराध आपका अजमानती होगा, वह अपराध जो है असमनीय होगा, आपका नॉन कंपाउंडेबल होगा। लो, इसका मतलब अब यहां पे भी कोई डाउट नहीं है। आईपीसी में था और बीएनएस में था, तो यहां पे कोई डाउट नहीं है। अदर लॉज जो हैं आपके, उनमें यदि बता दिया गया है तो उस लॉ के हिसाब से डील करेंगे उसे। लेकिन यदि ऐसा कोई लॉ है जिसमें पनिशमेंट तो बताया गया लेकिन उसकी प्रकृति को नहीं बताई गई है कि उसका नेचर क्या होगा, तो उसका नेचर फिर से हम डिसाइड करेंगे इस बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट से। फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट में आप जाओगे तो कह रहा है कि यदि 0 से लेकर के यानी 3 वर्ष से कम के अपराध के बारे में बात कर रहे हैं या केवल जुर्माने से दंडनीय है, बिलो द 3 years और ओनली द फाइन, तो ये अपराध जो होगा वो असंज्ञेय अपराध होगा। ये अपराध जो है वो बेलेबल होगा और इसे कोई भी मजिस्ट्रेट सुन सकता है, एनी मजिस्ट्रेट। इसका मतलब ये जो अपराध है वो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ये अपराध जो है आपका बेलेबल ऑफेंस होगा और ये अपराध जो है वो एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जा सकता है। फिर कह रहा है कि 3 से 7 के बीच में जो पनिशमेंट से पनिशेबल ऑफेंस है वो कैसे होंगे, तो ये कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और ये फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के द्वारा देखा जाएगा। यहां एनी मजिस्ट्रेट था, यहां अब फर्स्ट क्लास का मैजिस्ट्रेट है। अगेन, यदि वो 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है तो कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और सेशन कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा। सेशन कोर्ट, इसका मतलब तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि अपराध कहां का है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। ये आप इस चीज को फाइंड आउट कर लीजिए। पहली चीज जो है, 339, शेड्यूल 1 and 2, शेड्यूल 1 अगेन, फर्स्ट पार्ट एंड द पार्ट सेकंड। ये फर्स्ट पार्ट जो है सिर्फ और सिर्फ बात करता है सिर्फ बीएनएस पे जो भी बताए गए ऑफेंसेस हैं उनके बारे में। पार्ट 2 में भी दो चीजें मैंने आपको बताया, इसको आपको देखना है। यदि अदर लॉ है अदर देन बीएनएस और उस लॉ में ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है उसके नेचर के बारे में, तो उसी लॉ के थ्रू डील करेंगे। अब हम बीएनएसएस में नहीं आएंगे, यहां इस पार्ट में नहीं आएंगे, लेकिन उसने उसकी नेचर को नहीं बताया है, तो अदर लॉ है और उसके नेचर को नहीं बताया गया है, तो अब हम बीएनएसएस में आएंगे। बीएनएसएस के शेड्यूल फर्स्ट में आएंगे और शेड्यूल फर्स्ट के पार्ट 2 में आएंगे। अब यहां पे हम देखेंगे कि वो कैसा है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे डाउरी
प्रोविशन एक्ट वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, तो उसी से डील करेंगे, यहां नहीं आएंगे। लेकिन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जब आप पढ़ रहे हो, पीसी एक्ट जब पढ़ रहे हो, तो वहां पे ये बता रहे हैं कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो 7 साल तक की सजा हो सकती है उसको, यदि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करा है वहां पे, मान लो। लेकिन ये 7 साल की पनिशमेंट तो दी है, लेकिन उसके नेचर को नहीं बताया गया है कि वो नेचर क्या होगा उसका। कॉग्निजेबल होगा या नहीं होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा या नहीं होगा। तो यहां पे इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा जाना है, यहां पे आना है। तो आप ये कह रहा है कि 3 साल से और 7 साल तक की जो सजा है उसका प्रकृति क्या होगा, तो कह रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। और कौन इसे ट्राई कर रहा है, तो कह रहा है कि 7 साल तक का है तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इसे करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन डू दिस। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको देखना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, कितना पनिशमेंट होगा, कौन सा कोर्ट इसे ट्राई करेगा। ये सामान्यतया कुछ बेसिक जो ऑफेंसेस हैं, कुछ जो बड़े अपराध हैं, जो बहुत प्रचलित अपराध हैं, उनके बारे में आपको जानना है। बाकी सारे अपराधों को ये उनकी प्रकृति के बारे में नहीं समझना है, ना याद करना है बैठ करके कॉलम की बैठ करके याद कर रहे हैं। ना वो आपसे पूछा जाना है, ना आप याद कर पाएंगे उसे। ये संभव नहीं है। तो कुछ मेजर जो इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हैं जो आप पढ़ लिए हैं, उनके बारे में आप देख लीजिएगा, और वो पढ़ते पढ़ते आपको तैयार हो जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो है वो, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बता दिया आपको, क्या है सीआरपीसी में आपको बता दिया। अब 2023 एक्ट नंबर जो है वो 46 है। 23 का दुगना जो होता है वो 46 होता है। तो ये 46 है। बीएनएस जो था आपका 45 था, वो आपको याद ही है। आईपीसी भी 45 ही था, और बीएनएस भी 45 है। तो 45 वो है, 46 ये, और 47 आपने साक्ष्य का पढ़ लिया है, कोई डाउट नहीं है। तो एक्ट नंबर जो है वो एक्ट नंबर 46 ऑफ दी 23। और ये जो एक्ट है, 25 दिसंबर 2023 को एसेंट मिल गई है प्रेसिडेंट की। कोई भी बिल जो है वो भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो आर्टिकल 111 में वो अपनी एसेंट देते हैं। 111 में, अनुच्छेद 111 में एसेंट देने का प्रोविजन है। और ये क्या है, ऑर्डिनरी बिल है। ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये ना मनी बिल है, ना फाइनेंस बिल है, ना ही ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है। इसका मतलब ये जो बिल पास हुआ होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होकर के चला गया है। इसका मतलब कि प्रेसिडेंट इस पर अपनी एसेंट को विदहोल्ड कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, और अपनी एसेंट दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने 25 को महामहिम ने दे दिया। 25 दिसंबर बड़ा महत्वपूर्ण बुद्ध दिवस होता है आपका, सबको याद है।
बड़ा दिन होता है, जीसस क्राइस्ट का दिन होता है, सेंटा क्लाज आते हैं। आपके लिए भी सेंटा क्लाज आ गया। ये ऑब्जेक्टिव इसका कह रहा है कि एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर we enacted by the parliament in 74th year of the republic of india as follows। भारत गणराज्य, you are the citizen of the republic of india, not only the india, a republic of india, an act to the consolidate and amend the law। क्या पर्पज है? दंड प्रक्रिया संबंधी विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम। बहुत अच्छी बात है। ऊपर आपने संहिता लिखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव में आप ये बता रहे हो कि ये अधिनियम है। नाम आप लेकर के चल रहे हैं, वो कौन सा नाम लेकर के चल रहे हैं? दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द कोड। देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस बिटवीन द एक्ट एंड अ कोड। जबकि ऑब्जेक्टिव आप क्या लेके चल रहे हो? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड, कंसोलिडेट एंड अमेंड एंड रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या कंसोलिडेट करना है, अमेंड करना है? किस चीज को? क्रिमिनल प्रोसीजर को कंसोलिडेट करना है, संहिताबद्ध करना है और अमेंड करना है। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, ये एक्ट की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, एक्ट नहीं है ये। एक्ट अधिनियमन, अधिनियम की बात कर रहा है। इसका मतलब दो ही चीज आपको याद रखना है। ये है सीए, कंसोलिडेट और अमेंड। किसको कंसोलिडेट और अमेंड कर रहा है? क्रिमिनल प्रोसीजर को। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड। अब आप इसे ध्यान नहीं दोगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। मुझे जो ऑप्शन बनाना होगा, मैं ऑप्शन ये बनाऊंगा कि द पर्पज ऑफ द बीएनएसएस इज टू कंसोलिडेट, टू अमेंड एंड टू कोडिफाई। ऑप्शन नंबर वन कंसोलिडेट, ऑप्शन नंबर टू अमेंड, ऑप्शन नंबर थ्री कोडिफाई, एंड ऑप्शन नंबर फोर ए एंड बी। या ऐसे कर दो ए बी सी करके, फिर मैं आपसे या वन टू थ्री करके, और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर ए बना रहा हूं, वन एंड टू इज करेक्ट। बी ऑप्शन बना रहा हूं, टू एंड थ्री इज करेक्ट। सी ऑप्शन बना रहा हूं, टू एंड थ्री, थ्री एंड वन इज करेक्ट। तो इस तरीके का ऑप्शन बना दिया, और यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गया आपका। यहां सिर्फ दो ही बात हो रही है चार्टेड अकाउंटेंट की, और वो है कंसोलिडेट एंड अमेंड, दैट्स ऑल। कोडिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, संहिता है लेकिन संहिता की बात कर नहीं रहा है। अब जरा देखिए, तो एक्ट नंबर जो है वो 46 है। 25 दिसंबर को इस पर एसेंट मिल जाती है। ये एक्ट को कंसोलिडेट कर रहा है और अमेंड कर रहा है। ये 531 धारा लेकर के आया है और 39 चैप्टर्स को लेकर के बैठा है। साथ ही साथ दो शेड्यूल हैं इनके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट शेड्यूल में इनके पास दो पार्ट है, पार्ट वन एंड पार्ट टू।
पार्ट वन में अगेन इनके पास 6 कॉलम है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये जो है, ये अदर लॉ के बारे में बात करते हैं। यहां पे जो बात हुई है वो बीएनएस की बात हुई है। यहां पे अदर लॉ के बारे में बात हो रही है। अदर लॉ में यदि उस लॉ में बता दिया गया है तो उस लॉ के अकॉर्डिंग डील करेंगे। अदर लॉ में नहीं बताया गया है तब आप इस पार्ट से डील करेंगे। और ये कहता है कि इसका पहला जो चैप्टर है वो प्रिलिमिनरी के बारे में बात कर रहा है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट के बारे में बात कर रहा है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस गलत होते एग्जाम में आपके। यहाँ पे एक्चुअली कमरे में बैठ करके ये लगता है अरे इसमें क्या है, तो हो ही जाएगा। जब एक बार एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूजन पैदा हो गया ना, तो फिर क्वेश्चन गया आपका। यहां यूज हुआ शॉर्ट टाइटल, यहां यूज हुआ एक्सटेंट, मैं बता रहा हूं कैसे, और यहां पे यूज हुआ है कमेंसमेंट, और यहां पे यूज हुआ है ऑपरेशन। लो, हमने बता दिया कि सेक्शन 1 ऑफ द बीएनएसएस, अंडर सेक्शन 1 ऑफ द बीएनएसएस, which words, which word is not mentioned। अब आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो गए, कमेंसमेंट था या ऑपरेशन था यार, प्रवर्तन था या लागू होना था। यहां वर्ड यूज हुआ है सिर्फ कमेंसमेंट, यहां ऑपरेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है, प्रवर्तन नहीं लागू हुआ है यहां। इसी पे कंफ्यूजन करा दिया एक बार क्वेश्चन पूछ करके। 40% लोग गलत करके चले आए। पहला ही सेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, गलत हुआ। तो यहां पे शॉर्ट टाइटल के बारे में बात कर रहा है, एक्सटेंट के बारे में बात कर रहा है, और कमेंसमेंट के बारे में बात कर रहा है। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि नॉर्मल लॉ में और लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये फर्क आपको दिखेगा। जो यहाँ पे सेक्शन 1 में दिखता है वो बड़ी दूर दूर दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आपसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके यहाँ का जो नेम है वो 393 में है आर्टिकल, जो उनका कमेंसमेंट है वो 394 में है, जो उनका इंटरप्रिटेशन है वो 366 में है। यानी इनका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और इनका डेफिनेशन क्लॉज। यहां पे देखिए जरा, यहां पे शॉर्ट टाइटल हो गया, तो शॉर्ट टाइटल क्या है, इसे किस नाम से जान सकते हो आप? तो कह रहा है कि दिस में बी कॉल्ड द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और फिर कह रहा है कि एक्सटेंट क्या होगा, विस्तार क्या होगा इनका साहब का, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द बीएनएसएस। तो पहले पढ़ते 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 आप लोग थक गए थे, अब वो पढ़ना नहीं है। अभी तो हर जगह ये पढ़ना रहता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब ऐसा नहीं। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई देखो, the provision of this संहिता other than those relating to chapter 9, 11 and 12, इनको छोड़ करके, इसका मतलब 9, 11 और 12 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध, इनके अलावा जो अदर प्रोविजन है वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया को लागू नहीं होंगे, नॉट अप्लीकेबल। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। हमारे ट्राइबल एरिया में मैंने आपसे बताया था,
ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगी, टीएसी के बारे में बताया था। हमने कहा था कि ट्राइबल एरिया में वो अपने लिए ट्रायल कोर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, वो अपने लिए अपील के भी प्रोविजंस को कर सकते हैं, लैंड किस तरीके से रिफॉर्म होगा वो अपने लिए लॉ भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके यहाँ की ट्राइबल एरियाज हैं, वो ट्राइबल एरिया इनसे फ्री होंगे। कौन से? जो भी आपके बेनेसेस के प्रोविजन है। बट ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जो 9, 11 एंड 12 है, ये इनके ऊपर लागू होंगे, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट दीज 3 चैप्टर्स। इसका मतलब कि जो आपके पास चैप्टर हैं 39, 39 में 3 चैप्टर लागू होंगे, इनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और 36 चैप्टर जो हैं वो आपके लागू नहीं होंगे इनके ऊपर। तो कह रहा है एक्सेप्ट दिस, ऑल द पार्ट ऑफ द बीएनएसएस विल नॉट एप्लीकेबल इन ए नागालैंड एंड ए ट्राइबल एरिया। और फिर कह रहा है कि ट्राइबल एरिया है कौन? तो कह रहा है ट्राइबल एरिया वो है, एक बार ये डेट पूछा गया, ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा। द ट्राइबल एरिया मीन्स द टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर द 21st of January 1972, 1972 के शीघ्र पहले, were included in a tribal area of Assam as referred to the paragraph 20 of the 6th शेड्यूल। आपने 6th शेड्यूल में 4 स्टेट्स को पढ़ा है, आसाम को पढ़ा है, मेघालय को पढ़ा है, मिजोरम को पढ़ा है और त्रिपुरा को पढ़ा है। तो कह रहा है 6th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के पैरा 20, पैरा 20 जो असम जनजाति के क्षेत्र शामिल हैं 21 जनवरी 1972 के ठीक पहले, वो ट्राइबल एरिया जो है वो माना जाएगा कि ये ट्राइबल एरिया है, और जिसमें शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न है। द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ दिस शिलांग। तो ये डेट आपको याद रखना है, 21 जनवरी 1972 की ठीक पहले जो 6th शेड्यूल के पैरा 20 में असम के जनजातीय क्षेत्र थे, वो जनजातीय क्षेत्र माने जाएंगे, जिसमें असम और शिलांग की जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है वो इन पर लागू नहीं होगी, वो उसमें शामिल नहीं है। दैट्स ऑल। और फिर ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, वो तारीख आपको पता है, 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया। इसका मतलब जो सेक्शन 1 है वो 3 बातों को बता रहा है। एक तो नाम बता दिया है आपका, आपका क्षेत्राधिकार बता दिया है कि आप कहां तक फैल सकते हो, और फिर कब से आप लागू होंगे, ये बात बता दी गई है। एंड अगेन, सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं।
और डेफिनेशन क्लॉज में दो बातें हैं, क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया है चीजें। क्लॉज 1, A to Z के बारे में बात कर रहा है। XYZ। कितना आसान है याद करना। ए से लेकर के जेड तक के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब 26 बातें बताई गई हैं आपके यहाँ, 26 हैं आपके पास। और फिर कह रहा है कि भैया जो शब्द इसमें बता दिए गए हैं, यदि वो आईटी में डिफाइंड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उस 2000 में, या जो बीएनएस में डिफाइंड है 2023 में, तो उसके वही अर्थ माने जाएंगे जो वहां पे डिफाइन किए गए हैं। इसका मतलब कोई वर्ड्स जो बीएनएसएस में आ गया है और वो यहां डिफाइन नहीं है, वो यहां पे डिफाइन है या यहां पे डिफाइन है, तो फिर उसका वही अर्थ ले लेंगे जो वहां पे डिफाइंड है। बीएनएसएस चोरी के बारे में बात कर रही है, चोरी यहां डिफाइन नहीं है, चोरी बीएनएस में डिफाइन है, तो उस चोरी का वही मायने लेंगे जो बीएनएस में डिफाइन करता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो यहीं पे परिभाषित है, यहां पे सिर्फ प्रयुक्त हुए हैं, तो इनका अर्थ वही लेंगे हम जो यहां पे डिफाइन है, ये यहां पे डिफाइन है। अब कहीं पे कंप्यूटर रिसोर्स के बारे में बात हुआ है, तो कंप्यूटर रिसोर्स जो है वो यहां पे डिफाइन नहीं है, वो आईटी एक्ट में डिफाइन है, तो यहां पे चल करके उसे देखेंगे उसका क्या मायने है। और ये देखिए, आप लोगों की ये जो परिभाषाएं हैं, ये बहुत राइम से फिट होती हैं और सेट होती हैं, इन्हें सबको याद कर लेना है, ध्यान रखना है। ये पहली बात तो जो है, कुछ जो है राइम से सेट कर लेना है, कुछ हिंदी से सेट कर लेना है, कुछ इंग्लिश से सेट कर लेना है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। पहला तो ये है कि ये सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन आ जाएगा आपका, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ही हम आपसे कर लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से बहुत सेट हो जाएगा आपका। जैसे ऑडियो वीडियो, ए में जो है वो ऑडियो वीडियो है, बी से जो है वो बेल है, कोई डाउट ही नहीं है यहां तक। और आपको ये पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, तो बेल, और फिर उसके बाद बेलेबल ऑफेंस, फिर उसके बाद बेल बॉन्ड, और फिर उसके बाद बॉन्ड। इसका मतलब बी में आपके पास जो वर्ड्स हैं, बेल है जो कि अभी तक डिफाइन नहीं था, न्यू प्रोविजन है आपका, ये बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस ऑलरेडी था आपके यहाँ। फिर बेल बॉन्ड डिफाइन नहीं था, उसे अगेन डिफाइन किया गया, और फिर बॉन्ड को डिफाइन किया गया। तीन नए प्रोविजन आए हैं आपके पास।
बेल, बेल बॉन्ड एंड बॉन्ड। क्योंकि बेल आपको पता ही है, और बेल ऑफेंस सी में आता ही है, ऐसे ही सेट कर लेना है। आपको याद हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद हुआ है वो ऐसे दिमाग में रखेंगे। बेल तो पता ही हो गया बी में है। बेलेबल ऑफेंस भी बी में ही होगा, क्योंकि बी अल्फाबेट से शुरू हुआ है तो उसी के आगे चलेगा। तो बेलेबल ऑफेंस सी में है। अभी घर बैठ के याद होता है, जब वहां पहुंचता है आदमी तो फिर यदि ये सब दिमाग में नहीं लगाए रहोगे तो वहां क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। हो सकता है कि गलती हो जाए, उसी से बचना है। और फिर उसके बाद बॉन्ड ड डी में है। बॉन्ड बिल्ड बॉन्ड डी में हो गया। और फिर जो बॉन्ड है वो ई में है। सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं याद होगा। तो पहला जो हो गया ऑडियो वीडियो हो गया, दूसरा बेल हो गया, कोई डाउट ही नहीं है। ऑफेंस जो है बेलेबल ऑफेंस सी में चला गया, बॉन्ड जो है वो डी में चला गया, और फिर बॉन्ड जो है वो ई में है। अब स्टार्ट हुआ आपका सी। सी जो है वो चार्ज के बारे में बात कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात कर रहा है, और कंप्लेंट के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब सी से रिलेटेड तीन आपके पास है। एक तो चार्ज है, दूसरा आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और फिर उसका कंप्लेंट है। टी से तीन अल्फाबेट, एक दो तीन, तीन शब्द हैं इसमें। और सब सी से शुरू हो रहा है तो फिर दिक्कत ही क्या है यदि डिक्शनरी ऑर्डर में चलना है। सी ओ जी, कॉग है, सी ओ यम। तो सी में तीन है, एक चार्ज हो गया, दूसरा कॉग हो गया, तीसरा कॉम हो गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है आपका। तो ये जो है वो यफ में चला जा रहा है। कॉग ये जी में चला जा रहा है। और कंप्लेंट जो है वो यच में है। तो कॉग्निजेबल को जी से पकड़ लीजिए आप, और कॉग्निजेबल बीच में है, जिसके पहले जो चार्ज है जी के पहले यफ हो जाएगा और इसके बाद यच हो जाएगा। अब ये गणित आप अपनी लगा लीजिएगा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं बस, नहीं तो सब हौच पौच हो जाए सब आपका। चार्ज में सी आपको पता है, सी ए बी सी तीसरे अल्फाबेट पे होता है। इसका मतलब आप दिमाग में ये बैठा लीजिए कि बीएनएसएस में सी से रिलेटेड तीन वर्ड है आपके पास। एक तो चार्ज है, दूसरा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तीसरा आपका कंप्लेंट है। पहले चार्ज आएगा, फिर कॉग्निजेबल आएगा, फिर उसके बाद से आपका कंप्लेंट आएगा। कॉग जी में है आपका कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल के पहले चार्ज है, तो जी के पहले यफ आएगा। और कॉग्निजेबल के बाद कंप्लेंट है तो जी के बाद यच आएगा। याद हो गया आपको? हम नहीं याद हो गया तो याद करिएगा। और फिर उसके बाद आई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आई, आई इलेक्ट्रॉनिक। जज ऑफ द हाई कोर्ट, जे जो है वो हाई कोर्ट के बारे में बात कर रहा है। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जे जो है वो हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट जे में है। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए कि हाई कोर्ट के जज यानी जे में है।
INQIRY, इंक्वायरी। क्वा क्वा के में आ रहा है, ये राइम से आ रहा है, आप देखिए इसे। इंक्वायरी, क्वायरी के में है, क्यू के, इंक्वायरी के में है। और इंक्वायरी के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन है, आपको सबको पता है। तो के बाद यल में आ जाएगा। और फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है। जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने होती है। इसका मतलब जेपी जो है वो यम में है, जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। ऐसे सेट कर लीजिए इसको। हाई कोर्ट जो है वो जे में है, जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने हो रही है, कोर्ट में हो रही है। कौन कर रहा है? मजिस्ट्रेट करता है। तो यम में हो गया आपका। एंड लोकल जुरिस्डिक्शन न, न यन में है, लोकल जुरिस्डिक्शन। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो ओ में है। नॉन, ओ, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और नोटिफिकेशन जो है वो पी में है। ओ के बाद पी और ऑफेंस है। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि क्यों ऑफेंस करना है भाई? वाई? क्यों? क्यों? ऑफेंस जो है वो क्यों में है। और ऑफिसर इंचार्ज जो है, ऑफिसर आर में है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन आर में है। आर। प्लेस सा, यस, राइम से आ रहा है। प्लेस यस में है। ऑफिसर इंचार्ज आर में है। ऑफेंस को क्यों करना है? क्यू में है। पुलिस रिपोर्ट, रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, पीआर, टी में है। टी स्टैंड फॉर दिस। पुलिस रिपोर्ट टा, टा में है। और फिर उसके बाद पुलिस रिपोर्ट के बाद ही आपका पुलिस स्टेशन आएगा। और टी के बाद क्या आता है? यू। पी यू बी, पब लिक। इसे भी में, बी और भी का जो राइम है वो अक्सर सेम हो जाता है। पब्लिक, भी में भ, पब्लिक भी में आ रहा है आपका। दैट इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और यदि आपने इतना राइम सेट कर लिया है तो बाकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे वहीं से आप निकाल लोगे आप आराम से। तो यक्स में जो है आपका समन केसेस है, और जेड में जो है वारंट केसेस है, और वाई जो है वो आपका विक्टिम में है।
तो यहां पे कम से कम एक बार फिर से देखिए यहाँ पे जो है सारा का सारा याद हो जाना चाहिए ये। और ये याद नहीं करना है, इसे सिर्फ राइम से सेट कर लेना है। बाकी पढ़ते रहोगे याद होता रहेगा ये। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि बिना कुछ उसमें लिखे हुए आप एक चार्ट बनाइए, और उस चार्ट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख डालिए पूरा। बस इतना ही लिखना है, बस उसके आगे कुछ नहीं। यहाँ पे ए जो है वो ऑडियो वीडियो लिखना है, बी में आपको बेल लिखना है, सी में आपका जो है अवेलेबल ऑफेंस लिखना है, डी में जो है आपका बॉन्ड लिखना है, बेल बॉन्ड लिखना है, फिर ई में आपका बॉन्ड लिखना है, फिर एफ में जो है आपका। अब यहाँ पे कॉग्निजेबल है, कॉग्निजेबल के पहले मैंने आपको बताया था कि आपका चार्ज आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका जो है वो कंप्लेंट आ जाएगा। आई मैंने आपको बता दिया था, आई में आपका ये एक बार लिख लोगे तो तैयार हो जाएगा। अच्छा, दो बार तीन बार इसका प्रयास कर लो, अदरवाइज अब जो दो चार राइम से नहीं सेट हो पा रहे कहीं उन्हें ज्यादा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया। जे में मैंने बताया था हाई कोर्ट के जजेस हैं, इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा, फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे यम में आ गया आपका, यहाँ पकड़ लेंगे आप। और फिर यन के बाद जो है आपका जुरिस्डिक्शन ना में आ गया। फिर उसके बाद जो है ओ में जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गया। और पी जो है आपका वो नोटिफिकेशन के बारे में बात आ गया, क्यू जो है वो ऑफेंस के बारे में बात आ गया। और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर आर में आ गया। और फिर आर, फिर उसके बाद पी में प्लेस आ गया। और फिर उसके बाद टा में जो है पुलिस रिपोर्टर टा आ गया। और फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन आ गया, यू में आ गया। और फिर वी जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया। और डब्ल्यू जो है वो सब डिवीजन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यक्स जो है वो संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई जो है विक्टिम, विक्टिम। और फिर वारंट केसेस आपका दिस वन। ये टोटल जो डेफिनेशन है। अब इसमें चार पांच आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारे पकड़ लोगे आप। एक चीज, दूसरी चीज यहां पे ये है कि जो नए प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुए हैं उन्हें आपको ध्यान में रखना है। मैंने आपसे कहा कि बेल नया प्रोविजन है जो इंट्रोड्यूस किया गया। बेलेबल ऑफेंस है ही है, बेल, बॉन्ड और बॉन्ड, ये प्रोविजन जो है वो न्यूली इनकारपोरेटेड है। आई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के तौर पर यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आपसे पूछा ही जाने वाला है क्वेश्चन। ये आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से ऐसे प्रोविजन है जो नए आए हुए हैं यहां पे, तो उन्हें आपको बताना है। बाकी जो प्रोविजंस हैं ऑलमोस्ट वो पहले से भी आपके थे, वो यहां पे भी है। यदि आप सेक्शन के तौर पे देखेंगे आप, तो इन्हें जरूर आपको ध्यान में रखना है कि बेल कहां पे डिफाइन हुआ, बॉन्ड कहां पे डिफाइन हुआ, बेल बॉन्ड कहां पे डिफाइन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहां पे डिफाइन हुआ, ऑडियो विजुअल जो है वो कहां पे डिफाइन हो रहा है। तो क्या डेफिनेशन है वो तो देखना ही है। ये कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो पहले नहीं थे वो अभी हैं। तो इस डेफिनेशन क्लास में ये एक बेसिक चीज है जो आपको देखना है। बाकी इसकी डिटेल हम जो है वो आगे लेकर के चलेंगे। अभी तो सिर्फ आप एक बेसिक चीजें आप याद रखिए कि वो क्या है। बाकी जब
अंदर चलेंगे तो फिर देखेंगे उसमें क्या नया है। बाकी लोकल जुरिस्डिक्शन पहले था, पुलिस रिपोर्ट पहले थी, ऑफिसर इंचार्ज पहले से था, इन्वेस्टिगेशन पहले से था, इंक्वायरी जो है वो पहले से है। वहां ये आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर पहले से है, आपके विक्टिम्स का जो प्रोविजन है वो पहले से था, समन केसेस पहले से, वारंट केसेस पहले से है। ऑलरेडी ये चीजें डिफाइंड है। मैंने आपसे कहा कि टेक्नोलॉजिकल इनकारपोरेशन है, टेक्नोलॉजी को इनकारपोरेट, ऑडियो विजुअल मेथड्स। बेल नहीं डिफाइन हो रहा था, बेल को डिफाइन किया। बॉन्ड नहीं डिफाइन था, बॉन्ड को डिफाइन किया। बेल बॉन्ड को डिफाइन किया। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफाइन करा गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि सेक्शन 2 से रिलेटेड है। कहीं कोई डाउट नहीं है, ए से लेकर के जेड तक है। और सेक्शन 2 में दो क्लास है, यहां पे 1 और 2। 2 में सिर्फ दो बातें लिखी गई, एक तो आईटी एक्ट और दूसरा जो है वो बीएनएस। यहां और कोई कहानी नहीं बताई गई है और कोई एक्ट नहीं बताया गया है, सिर्फ दो एक्ट में जो बातें डिफाइंड हैं और बीएनएसएस में नहीं डिफाइंड है, तो यहीं से चल करके उसे ले लेंगे। और कोई कानून नहीं है यहाँ पे। आपका कंफ्यूजन करने के लिए हो सकता है बीएसए जोड़ दे इसमें और कुछ कर दे ना, वो नहीं है, सिर्फ दो है। तो याद रखना है आपको ये। अब मेरे हिसाब से कुछ चीजें दिमाग में बनी होंगी। कुछ यहाँ पे जो आपका सेक्शन 1 है उसमें तीन बातें, एक तो स्टार टाइटल है, फिर आपका एक्सटेंड क्या है, और फिर आपका कमेंसमेंट क्या है। यहाँ पे ऑपरेशन वर्ड नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे कमेंसमेंट वर्ड यूज हुआ है। और ये वर्ड होता है सेक्शन। सेक्शन में ये आपका शॉर्ट टाइटल हो गया, ई से एक्सटेंड हो गया, और सी से जो है आपका वो कमेंसमेंट हो गया। सेक्शन जो आप लिखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, जानते रहते हो, इसका ये तीन ही बातें यहां पे बताएगी। मेंस लिखते समय ये आपके लिए आसान काम करेगा। यस, ई और सी, कमिटमेंट, A to Z, और सारे अल्फाबेट्स क्लियर होने चाहिए आपको। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको 80% भी क्वेश्चन में यदि डेफिनेशन क्लास क्लियर है, तो फिर आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है प्रीलिम्स में, क्योंकि बाकी वहीं से पकड़ लोगे आप। क्योंकि चार जहां पे देगा वहीं से आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा कि बेल बॉन्ड कहाँ पे है, बॉन्ड कहाँ पे है, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहाँ पे है। और आपसे पूछ लिया जुडिशियल प्रोसीडिंग कहाँ है, ये तुरंत याद हो जाएगा। हाई कोर्ट कहाँ है, जे में है। दिमाग में बैठ लीजिए कि जज जो होता है वो हाई कोर्ट का है, जे में है। जुडिशियल प्रोसीडिंग किसके सामने होती है, मजिस्ट्रेट के सामने, यम में है आपका। पुलिस रिपोर्ट कहाँ है, टी में है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कहाँ है, आर में है। पब्लिक भी में है। मुझे तो याद हो गया, अब आप लोग अपना याद करिए। ये जो है एक बार दो बार इसे लिख करके याद कर लोगे, पूरा कंठस्थ हो जाएगा। यहां पे इस बात को कंठस्थ कर लेना है, एक बार दो बार इसको लिखना है। आइए, अब मैंने आपसे कहा कि हमारे यहाँ यदि ऑफेंस, बीएनएस जो पढ़ चुके हैं वो ऑफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफेंस के लिए मैंने आपसे बताया था कि ऑफेंस में हम आपको काइंड्स के बारे में बात करेंगे। हम आपसे जो है ऑफेंस के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। हम आपसे ऑफेंस के इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हम ऑफेंस के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यानी किसी अपराध के बारे में इन्हीं चार चीजों के बारे में आपको पढ़ना था सामान्यतया। ये जो पार्ट है आपका, दिस वन, नंबर 1, 2, 3, तो हमने 1 और 3 जब बीएनएस पढ़ाया था तो वहां डील कर लिया था। स्टेजेस ऑफ द ऑफेंस क्या है, स्टेजेस ऑफ द क्राइम क्या है, ये आपको बता दिया था। बीएनएस फिर से पढ़ाएंगे, जिनका छूटा है वो 4 स्टेज है। पहला जो है वो इंटेंशन का है। दूसरा जो स्टेज है आपका वो प्रिपरेशन का है।
तीसरा जो स्टेज है आपका वो अटेम्प्ट का है, और चौथा जो स्टेज है आपका वो कमीशन का है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर मैंने एलिमेंट्स के बारे में बात करी, तो ये बताया था कि पर्सन होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, मेंसरिया होनी चाहिए, ये एक्टर सीरियस मान लो, मेंसरिया होनी चाहिए और इंजरी होनी चाहिए। ये भी हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। यहां ये काइंड्स, तो सामान्यतया जो रोल होता है प्रोसीजर का वो कब होता है कि जब कहीं पे अपराध हो गया, ऑफेंस कमिट हो गया है, तब अब इसके आगे की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी, और इसे डील करेगा आपका प्रोसीजर। तो अपराध घटित हुआ, ऑफेंस हुआ। ये जो ऑफेंस है, इस ऑफेंस को देखेंगे कि ये ऑफेंस है क्या। कौन सा ऑफेंस है भाई? काइंड्स क्या है? ये अपराध जो है इसकी प्रकृति क्या है? ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है? ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था? ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है? ये समन केसेस है या वारंट केसेस है? इसका मतलब हमें जो पढ़ना है वो काइंड्स ऑफ ऑफेंस पढ़ने हैं अभी। काइंड्स ऑफ ऑफेंस। अपराध घटित हुआ, सबसे पहले हम इस बात को फाइंड आउट करेंगे ये कैसा अपराध है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है। अपराध घटित हो गया तो लॉ को मोशन देने के लिए, लॉ का मोशन लाने के लिए, लॉ में गति लाने के लिए जो तरीके हैं आपके पास, अपराधी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जो प्रक्रिया है आपके पास, वो या तो इंफॉर्मेशन के थ्रू उसे आप लेके आओगे, या तो उसके बारे में कंप्लेंट करोगे आप, और या तो उस पर सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले लिया जाएगा, स्वतः संज्ञान न्यायालय के द्वारा लिया जाएगा। इसका मतलब किसी अपराधी को न्यायालय के समक्ष लाने पे और उस पर कोई विधिक कार्यवाही करने के लिए आपके पास जो तरीके हैं वो या तो इंफॉर्मेशन के थ्रू, या तो कंप्लेंट परिवाद के थ्रू, या तो सुओ मोटू किया जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास, विधिक तरीका नहीं है। अविधिक तरीका हो सकता है आपके पास, लीगल तरीका यही है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन, ये देखा जाएगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। यदि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है और कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो ये मामला हो जाता है एफआईआर का। यदि ये नॉन कॉग्निजेबल से रिलेटेड होता है तो ये मामला हो जाता है एनसीआर का। एफआईआर एंड एनसीआर, सिंपल सी बात है। सूचना जो हो सकती है वो या तो संज्ञेय अपराध के बारे में हो सकती है, या सूचना आपकी असंज्ञेय अपराध के बारे में हो सकती है। यदि संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना है तो ऐसी सूचना जो होगी वो एफआईआर होगी। जो असंज्ञेय अपराध के बारे में सूचना है वो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट एनसीआर होगी। ये सूचना दे दी गई, एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद से इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, एफआईआर या एनसीआर लॉस कर लिया गया तो इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो गया। जब इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर लिया गया तो अब ऐसी स्थिति में स्पॉट पे जाया जाएगा, वहां जो साक्षी हैं उनसे बात करा जाएगा, जो मामले और तथ्य से परिचित हैं उन्हें बुला करके पूछा जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कन्फेशन करना चाहता है वो कन्फेस भी करेगा आगे आकर के।
कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है विक्टिम की और एक्यूज की, तो वो रिपोर्ट भी रखी जाएगी। इसका मतलब एफआईआर हुआ, एफआईआर होने के बाद से स्पॉट पर मूव किया गया, एक्यूज को या जो सस्पेक्टेड है उन्हें इंटरोगेट किया गया या उन्हें अरेस्ट किया गया, उनसे बात करी गई, या अन्य लोग जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड है उनसे बात की जा रही है। तो एफआईआर में जो बातें हैं, जो विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद से जो बातें हैं, या किसी ने कोई स्टेटमेंट विक्टिम ने दिया है या एक्यूज ने कन्फेशन करा है वो, या कोई अदर क्लूज मिले हुए हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उनके आधार पर पुलिस के पास एक कंक्लूजन ये आता है कि ये मामला बन रहा है उसके खिलाफ या नहीं बन रहा है। यदि ये उसके खिलाफ मामला बनता है तो चार्जशीट फाइल करेगा, यदि उसके खिलाफ यदि मामला नहीं बनता है उस मामले में, तो वहां पे वो क्लोजर रिपोर्ट लगाएगा। नेगेटिव पुलिस रिपोर्ट बोला जाता है उसको, इसे फाइनल रिपोर्ट भी बोला जाता है। ये एक आउटलाइन मैं दे रहा हूं आपको। तो फाइनल रिपोर्ट लग गई, इसका मतलब केस को क्लोज किया जा रहा है। यदि चार्जशीट फाइल की गई, इसका मतलब उसके खिलाफ साक्ष्य है, अब कार्यवाही की जा सकती है। तो ये जो चार्जशीट फाइल हो रही है, ये चार्जशीट मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल होगी। ये जो कंप्लेंट हुआ है, ये भी मैजिस्ट्रेट के सामने होता है। सुओ मोटो जो कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, वो भी यहां पे लिया जा रहा है। इसका मतलब कि मजिस्ट्रेट अब उस मामले पर कॉग्निजेंस लेने वाला है। कॉग्निजेंस, मजिस्ट्रेट अब उस पर कॉग्निजेंस लिया है। इसका मतलब कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स को लेकर के ये आगे बढ़ेंगे। तो कॉग्निजेंस ले लिया, और कॉग्निजेंस लेने के बाद से अब वो आगे बढ़ते हैं, वो ऑर्डर्स इश्यूज करते हैं, समन एंड वारंट को जारी कर रहे हैं। समन एंड वारंट्स को कि भैया आ जाओ, अब तुम्हारे खिलाफ मामला बन रहा है। तो जब कोई कंप्लेंट करने गया है मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट उसे एग्जामिन कर सकता है वहीं पे, और उसके साथ साथ जो विटनेस गए हैं उसे भी एग्जामिन कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं यार, ये जो मामला है वो मेरे बस का नहीं है, तो वो उन्हें अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए ऑर्डर कर सकता है। और जो कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट से उसे लग रहा है कि ये मामला बन नहीं रहा है उसके खिलाफ से, तो ये मजिस्ट्रेट जो है, ये पुलिस ऑफिसर को, उस पुलिस ऑफिसर को जो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, उसे ये ऑर्डर कर सकता है कि देखो, मेरे पास एक कंप्लेंट आई है, इस मामले पर तुम इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जरा प्रस्तुत करो। तो इसका मतलब कि जो कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट पर उसका आधार बना नहीं। फिर उसके बाद उसने पुलिस ऑफिसर को कहा कि एक रिपोर्ट सबमिट करो। तो जिस समय उसने एग्जामिनेशन किया था, उसे खुद लिखा था, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट लगाई, अब अपने एग्जामिनेशन की रिपोर्ट और उस पुलिस रिपोर्ट दोनों को मिला करके देखेगा। यदि उसे लगता है कि मामला बन रहा है, तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अन्यथा अब इस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देगा। मान लो कि वो मामले को प्रोसीड करता है, तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वो कॉग्निजेंस ले सकता है, कंप्लेंट के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकता है, और सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, और कॉग्निजेंस लेकर के वो आगे मूव करेगा। इसका मतलब कि वो आगे की कार्यवाही करेगा। जो लीगल प्रोसीडिंग होती है, जो विधिक कार्यवाही होती है, वो तीन होती है। एक इन्वेस्टिगेशन की होती है, दूसरी इंक्वायरी की होती है, और फिर उसके बाद ट्रायल की होती है। मैंने आपको ये बता दिया इंक्वायरी। इंक्वायरी अब सोचना ही नहीं है के में है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो यल में है। ट्रायल की कोई डेफिनेशन नहीं है, ट्रायल को डिफाइन नहीं किया गया है। तो पहला जो स्टेप होता है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है, दूसरा जो स्टेप होता है इंक्वायरी का होता है, तीसरा जो स्टेप होता है वो ट्रायल का होता है।
इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसका मतलब 21L 21K एंड नो डेफिनेशन एट ऑल। ये जो प्रोसीडिंग है आपकी, दिस वन, ये जो प्रोसीडिंग है, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाती है। और जुडिशियल प्रोसीडिंग मैंने बता दिया यम में है, डाउट है ही नहीं कोई। इसका मतलब ये कौन करेगा, या तो कोर्ट करता है या मजिस्ट्रेट करेगा। कोर्ट या मजिस्ट्रेट के द्वारा ये प्रोसीडिंग की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जुडिशियल प्रोसीडिंग। न्यायिक कार्यवाहियां हैं आपकी। ये जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग है, ये कार्यपालिकी कार्यवाही है। एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग्स कौन कर रहा है, पुलिस ऑफिसर कर रहा है, या जिसे मजिस्ट्रेट अथोराइज कर देता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कंप्लीट कर ली है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो मजिस्ट्रेट के साहब के सामने चार्जशीट फाइल कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है। अब वो आगे की कार्यवाही करना चाहते हैं। इसका मतलब वो अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस कार्यवाही को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। इसका मतलब इंक्वायरी या ट्रायल के लेवल पर जाना चाह रहे हैं। चलिए, तो कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद से अब यहां पे जो भी एविडेंसेस उनके सामने रखे गए हैं, उन एविडेंसेस को देख करके जो भी मटेरियल उनके सामने आए हैं, उन सारे मटेरियल्स को देखने के बाद से उनके द्वारा चार्जशीट को फ्रेम किया जाएगा। चार्जशीट कोर्ट फ्रेम करती है। जो न्यूज़पेपर में आपने देख लिया कि उनके ऊपर फला चार्ज है, फला चार्ज है, फला चार्ज है, ये गलत शब्दावली है, ये त्रुटिपूर्ण है। यहां पे इसके लिए ये बोला जाए कि आक्षेप लगाया गया है इनके ऊपर। ये एक्विजिशन है, ये एक्विजिशन है, ना कि ये चार्ज है। चार्ज की जो फ्रेमिंग करती है वो कोर्ट करती है। ध्यान रखिएगा सब लोग। जैसे इशू को फ्रेम करना कोर्ट का काम होता है, उसी तरीके से चार्ज को फ्रेम करना कोर्ट का काम होता है। अब जब चार्ज को फ्रेम किया जाना है, तो चार्ज का कंटेंट क्या होगा, चार्ज में कौन कौन सी बातें आएंगी, तो चार्ज पढ़ेंगे। चलिए, चार्ज बन गया। चार्ज बनने के बाद उसे पढ़ करके सुनाया जाता है कि बताओ भैया, ये स्वीकार कर रहे हो, ये मामला बन रहा है तुम्हारे खिलाफ, या अपना ट्रायल चाहते हो। तो वो कहेगा कि नहीं सर, हम अपना ट्रायल चाहते हैं। तो अब इंक्वायरी का लेवल खत्म, अब ट्रायल स्टार्ट। तो कॉग्निजेंस लिया, कॉग्निजेंस लेने के बाद से चार्ज की फ्रेमिंग हुई। फिर चार्ज क्या है, कंटेंट ऑफ द चार्ज क्या है, ज्वाइंडर ऑफ द चार्ज क्या है, ज्वाइंडर ऑफ द ऑफेंडर क्या है, ये हम पढ़ेंगे। अगेन कह रहा है कि सर अब हम ट्रायल करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि ऑफेंस कैसा था। ये ट्रायल जो है वो सेशन ट्रायल होगा, या ये ट्रायल जो है वो वारंट ट्रायल होगा, या ये ट्रायल जो है वो समन ट्रायल होगा, या ये ट्रायल जो है वो समरी ट्रायल होगा। अब हम आपको ट्रायल बताएंगे कि कितने तरीके के ट्रायल्स हैं आपके पास। अब मैं बताऊंगा आपसे कि ये जो ट्रायल हो रहा है वो किस न्यायालय के द्वारा होगा, ये कौन सी कोर्ट है जो उसे ट्राई करेगी। तो अभी अभी मैंने आपको शेड्यूल में बताया कि बीएनएस में ये बहुत ही क्लियर है कि कौन सा ऑफेंस है, उसके लिए कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा। यदि स्पेसिफिक लॉ का ऑफेंस है तो स्पेसिफिक लॉ में कौन सा कोर्ट ट्राई करेगा वो उस लॉ में बताया गया है तो ठीक है, नहीं बताया गया है तो फिर से हम आएंगे आपके बीएनएसएस में, बीएनएसएस के फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल के सेकंड पार्ट में जाएंगे, और सेकंड पार्ट में यह बता दिया गया है कि कौन कोर्ट उसे ट्राई करेगा। तो ट्रायल कौन सा होगा, समन होगा, सेशन होगा, वारंट होगा, या समरी होगा, ये हम पढ़ेंगे। कौन कोर्ट उसे ट्राई करेगा, ये हम पढ़ेंगे। किस जगह की कोर्ट उसे ट्राई करेगी, यानी प्लेस ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे आपके तक। तो इन जनरल वो क्रम है आपका कहां से कहां तक, वो हम आपके साथ पढ़ेंगे। प्लेस ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी।
इसका मतलब जहां पे अपराध हुआ है वहां पे ट्रायल किया जा सकता है। जहां पे कार्य किया गया, जहां पे परिणाम घटित किया गया, वहां पे किया जा सकता है। सोनम, वो जो लड़की है उसने अपराध किया मेघालय में, तो उसका जो प्लेस ऑफ ट्रायल है वो कहां है? वो वहीं पे हो रहा है। जहां पे जनरली अपराध किया गया है उस जगह पे उसका ट्रायल किया जा सकता है। जहां पे कार्य किया गया और जहां पे परिणाम निकला वहां पे भी उसका ट्रायल किया जा सकता है। गोली मारी गई प्रयागराज में, उसकी डेथ होती है एसजीपीजीआई लखनऊ में। तो जहां कार्य हुआ और जहां पे परिणाम निकला, दोनों जगह में से कहीं भी उसका ट्रायल किया जा सकता है। ये इसके नियम है। कोई किडनैपिंग हुई है तो उसे कहां से किडनैप किया गया है, कहां उसे डिटेन किया गया है, कहां उसे रखा गया था, उस हर जगह पर उसका ट्रायल किया जा सकता है। यात्रा और जल यात्रा के दौरान जहां जहां से वो यात्रा हुई है वहां पे किया जा सकता है। ये हम आपके साथ पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि इंफॉर्मेशन हो गई, एफआईआर हो गई या एनसीआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ, चार्जशीट फाइल हुई या फाइनल रिपोर्ट लगाई गई, फिर उस पर कॉग्निजेंस लिया गया या कंप्लेंट किया गया, उस पर कॉग्निजेंस लिया गया या सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया गया, फिर इंक्वायरी कंडक्ट की गई, फिर उसके बाद से जो है चार्ज फ्रेम किया गया। चार्ज फ्रेम करने के बाद कंटेंट ऑफ द चार्ज क्या है, आपका ज्वाइंटर ऑफ द चार्ज क्या है, ऑफेंडर को कब ज्वाइन करा सकते हो, कब एक साथ उनका ट्रायल करा सकते हो, फिर कौन सा ट्रायल कराओगे आप। समन ट्रायल होगा, सेशन ट्रायल होगा, वारंट ट्रायल होगा, या आपका जो है समरी ट्रायल होगा। ये ट्रायल फिर ये कोर्ट कौन सी है जो करेगी, इसे फाइंड आउट करेंगे। ये किस जगह की कोर्ट करेगी वो हम देखेंगे। और किसी मामले पर कोई कोर्ट कब तक कॉग्निजेंस ले सकता है, ये जो कॉग्निजेंस ले रहे हैं उसकी लिमिट क्या है, ये हम पढ़ेंगे। ये लिमिट्स क्या है इनकी, कब तक और किस समय सीमा तक ये किसी मामले का कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्या कॉग्निजेंस लेने में कोई प्रायर कंडीशन या कोई प्रायर सैंक्शन की जरूरत है, तो उस बात को फाइंड आउट करेंगे। तो वो प्रोविजन हम पढ़ेंगे आपके साथ कॉग्निजेंस के बारे में। अब ट्रायल जब किया गया, ट्रायल को जो कंडक्ट किया जा रहा है उसके दो ही रिजल्ट हैं, या तो कन्विक्शन होगा और या तो एक्विटल होगा। और यदि कन्विक्शन हुआ है या एक्विटल हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसके अगेंस्ट अपील करने का प्रोविजन है। ये जो अपील हो रही है, अब अपील का प्रोविजन हम पढ़ेंगे आपके साथ। अपील कौन कर सकता है? अपील विक्टिम कर सकता है। अपील कौन कर सकता है? तो कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति कर सकता है। अपील किसके खिलाफ की जा सकती है? तो कह रहा है कन्विक्शन के खिलाफ भी की जा सकती है, एक्विटल के खिलाफ भी की जा सकती है, और लेस पनिशमेंट यदि लेस सेंटेंस है तो उसके खिलाफ भी की जा सकती है। इसका मतलब कि यदि जो पनिशमेंट है वो कम है तो पीड़ित पक्षकार इस बात के लिए आगे जा सकता है कि साहब इन्हें जो पनिशमेंट दिया गया था, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, इनका पनिशमेंट और इनका सेंटेंस बढ़ाइए जरा। इसके लिए अपील कर रहा है स्टेट। अच्छा, जब कोई एक्यूज्ड है यदि उसे कन्विक्ट किया गया है तो वो पीड़ित होगा। अब वो जाएगा कहां? अपील में। या इसी तरीके से किसी कन्विक्ट को एक्विट कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो विक्टिम होगा वो फिर पीड़ित हो जाएगा, वो फिर से अपील में जाएगा। क्या हर मामले में अपील की जा सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि हर मामला जो है वो अपीलेबल नहीं होता है। तो हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे मामले हैं जो अपील में जा सकते हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जिनकी अपील नहीं की जा सकती है। एक्विटल के अगेंस्ट कन्विक्शन क्या, एक्विटल के अगेंस्ट अपील क्या है, कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील क्या है, जो लेसर सेंटेंस है उनके अगेंस्ट अपील क्या है, ये प्रोविजन पढ़ेंगे। और जहां पे अब अपील नहीं है तो अब हम उसके आगे रेफरेंस भी देखेंगे। रेफरेंस के साथ साथ हम रिवीजन भी देखेंगे। रिवीजन कौन कर सकता है? तो रिवीजन हाई कोर्ट कर सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। क्या प्रोविजन है इनके रिवीजन करने का? तो वो प्रोविजन हम आपके साथ देखेंगे। अच्छा, अब इसी के दौरान
जब कन्विक्शन हुआ है, कन्विक्शन के दौरान ही हम आपके साथ पढ़ लेंगे कि कहां पे उनसे बॉन्ड भरवाया जाना है। जिसका कन्विक्शन हुआ है और किसी सर्टेन ऑफेंस के लिए है, तो उनसे हम बॉन्ड भरवा लेंगे। बॉन्ड या उनके गुड बिहेवियर के लिए होगा या शांति के लिए होगा, तो बॉन्ड फॉर कीपिंग पीस और फॉर गुड बिहेवियर, ये बॉन्ड भरवाएंगे। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसे फॉलो किया जाएगा। और इसी दौरान किसी व्यक्ति को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द इंक्वायरी, किसी को माफ किया जाएगा। ये वाले मिसलेनियस प्रोविजन जो है वो हम आपके साथ देख लेंगे। पार्डनिंग पावर, और किसी को सेंटेंस दे दिया गया है, तो सेंटेंस देने के बाद से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है कि उसे रेमिट कर सकता है, उसका रेमिशन कर सकता है, उसका कम्यूटेशन कर सकता है। तो उसका रेमिशन और उसका कम्यूटेशन भी पढ़ लेंगे। और इसी इंफॉर्मेशन के दौरान यदि कोई व्यक्ति जिसे इन्फॉर्म किया गया है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन किया गया है, अब उसे अरेस्ट किया जाना है, तो उसके अरेस्ट के बारे में भी प्रोविजन पढ़ेंगे। कब उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, कब वारंट के साथ उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तारी का प्रक्रिया क्या होता है, किस तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है, ये अरेस्ट के प्रोविजन पढ़ेंगे। और जब उसे अरेस्ट कर लिया, तो अरेस्ट करने के बाद से उस पे बेल के प्रोविजन अप्लाई होंगे, ये भी हम देखेंगे। इसका मतलब कि वो ऑफेंस बेलेबल है, बेल उसे ग्रांट की जानी चाहिए। वो ऑफेंस जो है नॉन बेलेबल है, उसे नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल जो है वो ग्रांट की जानी है। कि बेलेबल, नॉन बेलेबल और एंटीसिपेटरी बेल के बारे में हम आपसे बात करेंगे। या वो अपराध जो है वो कंपाउंडेबल है, तो उसको कंपाउंड कराया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जहां हम आपको लेकर के चलेंगे। और जैसे ही उसे अरेस्ट करोगे, अब वहां पे सर्च और सीजर का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो इंफॉर्मेशन हुई, इंफॉर्मेशन यानी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशन पहला स्टेप होता है, इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करके उसे सर्च किया जाएगा, सर्च करके उसे बेल के प्रोविजन को फॉलो करेंगे, फिर उस पर कॉग्निजेंस लेंगे, कॉग्निजेंस लेने के बाद से जो है उसके लिमिटेशन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से जो है उसके चार्ज को फ्रेम करेंगे, चार्ज को फ्रेम करने के बाद उसका ट्रायल स्टार्ट करेंगे, ट्रायल का स्टार्ट करने के बाद उसे कन्विक्ट या एक्विट करेंगे, फिर उसके खिलाफ अपील करेंगे, फिर उस पर रेफरेंस होगा या रिवीजन होगा। और फिर उसके बाद उसी के बीच में जो मिसलेनियस प्रोविजन है वो पढ़ते हुए पूरी बीएनएसएस आपकी कंप्लीट होगी। यहां तक एक आउटलाइन आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या कैसे प्रोसीडिंग चल रही है। तो पहली जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है आपके, वहीं हम आपको लेके चलेंगे। तो पहला इंफॉर्मेशन, और पहला सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करेंगे। अब जहां पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर आएगा, वहां पे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पढ़ेंगे। जहां पे कोर्ट आएगा, हम आपको पीछे ले आकर के कोर्ट के बारे में बताएंगे। जहां पे पनिशमेंट आएगा, फिर वहां पे हम उसके सेंटेंसिंग प्रोसेस को बताएंगे कि मजिस्ट्रेट का क्या पावर है किसी मामले में सेंटेंस देने का। और फिर जो मिसलेनियस प्रोविजन है हम बाद में पढ़ लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर।